अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं डायनेमिक्स की और डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं। ज़रा देखिएगा, आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान है। फॉर्मूला न्यूटन इक्वेशन ऑफ द मोशंस आपको पता होनी चाहिए, न्यूटन लॉ आपको पता होना चाहिए, इनर्शिया, मोमेंटम एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपके सामने जो पहला सवाल है वो ये है, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। जब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो डेटा में देखिएगा हमें मास पता है और फोर्स पता है, तो F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडिंग में मास। इसके अंदर आप इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करें। फोर्स को आपको ये देता था 50 और मास था 8.16। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इसकी हॉकी पर्क। पर्क का मतलब ये कि जो जहाँ से हम हॉकी की बॉल को जो मारते हैं ना, उसकी बात हो रही है। उसका जो वजन है वो है 0.2 kg का। इट्स स्लाइडिंग ऑन आइस, यानी हम आइस हॉकी की बात कर रहे हैं, और जो स्लाइड करता है उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड की है। इट कोलाइड विद अ वॉल एंड बाउंस बैक विद अ वेलोसिटी ऑफ 8। हमने 10 की स्पीड से मारा था, मगर जो वो बाउंस बैक हुआ वो 8 की स्पीड से हुआ, और जो कोलिजन रहा वो 0.1 सेकेंड का रहा था, यानी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट की बात करना। कैलकुलेट द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द हॉकी पर्क इन द चेंज इट्स मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम की जब भी बात आएगी तो याद रखिएगा उसका फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये आ गया मास इंटू वेलोसिटी। मास का मतलब है 0.2 और वेलोसिटी का मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ गई 2 kg। फाइनली अगर मैं देखूँ तो मास एंड वेलोसिटी, मास है हमारे पास 0.2 और वेलोसिटी इसकी थी -8, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये -1.6 आ गया। अब मैं अगर चेंज मोमेंटम की बात करूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल था -1.6, इनिशियल था 2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -3.6। याद रखिएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, जो कि हमने न्यूमेरिकल बल्कि हमने डेफिनेशन में किया था। जे इज अ इम्पल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है जे इज अ इम्पल्स। तो इम्पल्स इज डिफाइंड इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का आंसर अभी आपने मेरे बच्चे निकाला है -0.36, तो ये आ गया -10.36, और तो यही आपकी इम्पल्स भी मौजूद है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी इनिशियली एड्रेस्ड, आपस में रुके हुए हैं ऑन द फ्रिक्शनल सरफेस। एन ऑब्जेक्ट ए एज अ मास ऑफ, पहले ऑब्जेक्ट का मास दे दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास दे दिया, इनका कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने के बाद ऑब्जेक्ट ए मूव्स टू द राइट, राइट की तरफ गया, उसकी वेलोसिटी थी कितनी 4 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट बी मूव टू द लेफ्ट और उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी दोनों का जब आपस में कोलिजन हुआ तो एक इस तरफ गया सीधे हाथ पे टकराने के बाद, और एक उल्टे हाथ की तरफ गया। तो ज़रा देखिएगा, हम बात करते हैं इसकी। अब हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। मास इसका 0.5 था, वेलोसिटी 4 थी। दूसरे की बात करें तो मोमेंटम हमारे पास कितना था, मास था 0.8 का और उसकी वेलोसिटी थी -2, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट थी। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 2, 0.8 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 1.6 माइनस के साथ। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर द कोलिजन कितना हुआ भाई, 2 माइनस 1.6, तो इसका आंसर आया 0.4, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चूंकि ये 2 इज अ बिग नंबर, तो इसकी वजह से वो राइट साइड पे जाएगा और उल्टे हाथ में नहीं जाएगा। ये वाली बात हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। पॉइंट ए, बॉडी ए की एंड बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज मास एंड वी स्क्वायर इज वेलोसिटी का स्क्वायर। मास की जगह पे 0.5, वेलोसिटी 4। बी की मैं बात करूंगा तो उसका जो मास था वो था 0.8 और उसकी वेलोसिटी -2। तो उसको सॉल्व करने के बाद इन दोनों का आंसर आ जाएगा। जब इन दोनों के आंसर को मैं ऐड ऑन करूंगा, ऑब्जेक्ट ए की ऑब्जेक्ट बी का, तो मेरे पास टोटल आंसर आएगा विच इज 5.6। ये थियरी बेस्ड सवाल है बेटे, इसको कर लेना, इट्स सिंपल। एन ऑब्जेक्ट विद an initial momentum of 50 kg मीटर पर सेकेंड experience the impulse of this, calculate the momentum। याद रखिएगा, J is impulse is equal to change in momentum and change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ से मैंने पी फाइनल मोमेंटम निकालना है तो क्या आ जाएगा, P1 उठ के जब J की तरफ जाएगा तो ये प्लस के साथ लिखा जाएगा। अब जरा देखिएगा, J की वैल्यू थी मेरे पास 100 और P की वैल्यू थी 50, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.5, जो कि हमें समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं दूसरा सवाल। 4, अ गोल्फ क्लब एक्सर्ट एन एवरेज फोर्स ऑफ दिस ऑन द गोल्फ बॉल फॉर 0.02 सेकेंड्स, यानी एक शॉट लगा जोरदार।
with a velocity 40 meter per second, its final velocity 60 meter per second. What is the impulse experienced by the ball? अब जरा देखिएगा, एवरेज फोर्स जो लगाई वो 800 न्यूटन की लगाई, कितने टाइम का इम्पैक्ट था? 0.02 का इम्पैक्ट था। इनिशियली उसकी रफ्तार थी 40 मीटर पर सेकेंड और फाइनली वेलोसिटी ऑफ द बॉल की कितनी हो गई? 60। आपको पूछ रहे हैं इम्पल्स निकालो। मुझे पता है कि जे इज इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम एंड मोमेंटम इज डिफाइंड एज फाइनल माइनस इनिशियल। पी एम वी एफ माइनस एम वी आई, मास रिमेन द सेम क्योंकि ये गोल्फ के बॉल की बात है, तो वी एफ माइनस वी आई। वी एफ की जगह पे 60 और वी आई की जगह पे 40 लिखा जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 20। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल किया जो कि है F इक्वल टू एम ए। यहाँ से मैंने एम की वैल्यू निकाली तो फोर्स डिवाइडिंग बाय एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का अपना फॉर्मूला है, वो है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडिंग बाई टी, फाइनल वेलोसिटी 60 इनिशियली 40 डिवाइडिंग बाय 0.02। मेरे पास एक्सीलरेशन आ गई। इस एक्सीलरेशन को मैं इक्वेशन नंबर इसके लिए इस्तेमाल करूंगा विच इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मेरे बच्चे ऊपर कहीं मौजूद, ये रही मौजूद, विच इज m इज इक्वल टू एफ डिवाइडिंग बाई ए। m इज इक्वल टू एफ डिवाइडिंग बाई एफ, तो मेरे पास 800 न्यूटन की फोर्स लगाई थी और एक्सीलरेशन का आंसर मैंने अभी निकाला 1000। तो मेरे पास मास ऑफ द बॉल पता चल गया 0.8 kg का था। तो अब इस 0.8 kg के मास की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी ये, J इज इम्पल्स इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई 20। मुझे m नहीं पता था तो यहाँ से मैंने m की जगह पे 0.8 निकाला, तो मेरे पास आंसर इम्पल्स का कितना आया? 16। ओके भाई, ये भी हमें समझ में आ गया। अब जरा एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक कार है जिसका अपना वजन है 9800 न्यूटन, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक जब लगाई तो उसने एन आफ्टर a traveling distance of 50 मीटर कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेटिंग फोर्स। यानी वो रेस्ट में तो आई बट उसने कितना डिस्टेंस कवर किया भाई? ब्रेक लगाने के बाद 50 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर कर दिया। आपसे ये पूछते हैं कि रिटार्डेशन, एवरेज रिटार्डेशन फोर्स कितनी है, यानी फोर्स का सवाल है। डेटा बनाते हैं सबसे पहले बेटा। वेट ऑफ द कार इज 9800 न्यूटन, स्पीड ऑफ द कार 40 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 11.1 आ जाएगा। फाइनली उसकी वेलोसिटी रुकते 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 0 हो जाएगी। डिस्टेंस उसने 50 का कवर किया। आपको फोर्स निकालनी विच इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। हमारे पास इक्वेशंस मौजूद हैं। फर्स्ट F इज इक्वल टू एम ए, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर एंड वेट ऑफ द कार इज mg के बराबर है। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को चूज किया, m यानी वेट, m इज इक्वल टू वेट, w इज इक्वल टू mg के बराबर। यहाँ से मैं m की वैल्यू निकालूंगा तो वेट डिवाइडिंग बाय ग्रेविटी, वेट डिवाइडिंग बाय ग्रेविटी का आंसर मेरे पास आया 1000। यानी ये जो गाड़ी है उसका वजन 1000 था। अब मैंने फॉर्मूला लगाया एक्सीलरेशन निकालने के लिए। 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर as। देखिए 2 और s अपॉन में चला जाएगा। फाइनली वो 0 में था। इनिशियली जो रफ्तार थी वो 14 थी। इनिशियली गाड़ी की जो रफ्तार थी वो कितनी थी? फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं। इनिशियली गाड़ी की रफ्तार थी 40, याद रखिएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और जब हम इसको मीटर पर सेकंड के अंदर सॉल्व करते थे तो हमारे पास आया था 11.1 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा हम सारा डेटा 11 मतलब मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है ना बेटा, ये होनी चाहिए थी 11.1 का होल स्क्वायर, 11.1 का होल स्क्वायर। तो ये 14 का स्क्वायर नहीं होगा, 11.1 का स्क्वायर होगा, राइट। तो 11.1 का होल स्क्वायर करने के बाद जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया -121, क्योंकि ऑलरेडी माइनस की साइन मौजूद थी। पूरा सॉल्व कराने के बाद मेरे पास कितना आया भाई साहब? पूरा सॉल्व हम जब करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद इसका डेसिमल देखें, दिस -123.5 डिवाइडिंग बाय 100। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास आएगा -1.234। और यही आंसर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मेरे पास एक्सीलरेशन का आंसर आया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट के साथ लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए, एम की जगह पे 1000 और एक्सीलरेशन की जगह पे माइनस के अंदर आया, तो मेरे पास रिटार्डिंग फोर्स कितनी थी? -124.3, करेक्ट। अब एक और न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर हम ये कह रहे हैं कि भाई एक हेलीकॉप्टर है जिसका अपना वजन है 3920 न्यूटन का। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट, इट्स असेंडिंग अप एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
what will be the force on the helicopter if it's moving up with a constant speed of 4 मीटर पर सेकेंड। जरा समझिएगा, एक हेलीकॉप्टर जिसका अपना वजन है वो ऊपर और जा रहा है, तो जब वो ऊपर जा रहा है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है, तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या वो फोर्स है, व्हाट इज द फोर्स, जब वो फोर्स क्या है जब हेलीकॉप्टर कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगेगा, राइट। ओके, तो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू वेट ऑफ द हेलीकॉप्टर इज दिस। हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मुझे फोर्स ए निकालनी है, और इसके अलावा देखिए जरा फोर्स ए, अब फोर्स ए का मतलब क्या है इस केस के अंदर, हेलीकॉप्टर असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, m इज मास, g इस केस में सिर्फ g नहीं होगा बेटा, इस केस में ग्रेविटी तो है जो कि हेलीकॉप्टर को नीचे की तरफ खींच रही है, मगर हेलीकॉप्टर ऊपर भी जा रहा है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगी। ये तो जब ऊपर जा रहा था, मगर अगर मैं सिंपल केस की बात करूंगा, यानी हेलीकॉप्टर अगर अपनी जगह पे खड़ा हुआ है तो उसके अंदर जो उसकी वेट, तो उसके अंदर उसका जो वेट लगेगा वो क्या लगेगा, उसके अंदर उसका जो वेट लगेगा वो क्या लगेगा, w इज इक्वल टू एम जी के बराबर। एज द रिलेशन ऑफ अपेरेंट वेट व्हेन द हेलीकॉप्टर मूव्स अपवर्ड इन द डायरेक्शन इज, जब वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो हमारे पास आया एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। मास किसके बराबर है, w डिवाइडिंग बाई g, मास मेरे पास वेट है इतना, g ग्रेविटी इतने के बराबर है, तो मेरे पास हेलीकॉप्टर का वजन इतना आ गया। इसको जब मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा fa के लिए, तो fa के लिए मैंने मास पुट किया, ग्रेविटी की जगह पे 9.8 और एक्सेलरेशन की जगह पे 2। जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 4720। जब वो ऊपर की तरफ जा रहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मगर अगर हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं जा रहा, वो अपनी जगह पे ठहरा हुआ है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगी, उसका सिर्फ ग्रेविटी होगी। तो Wf इज इक्वल टू एम जी, यानी मेरे पास वेट आ जाएगा किसके बराबर, मास इज 400 और ग्रेविटी इस केस में कितनी है 9.8, तो इसका आंसर सिंपल ये बैठेगा, राइट भाई साहब। ये याद रखिएगा, इट्स ये कब है, मूविंग अप, ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और ये अपनी डायरेक्शन में रुका हुआ है, स्टेशनरी कह देता हूँ, फ्लाई कर रहा है मगर रुका हुआ है, स्टेशनरी वेट, राइट। अब एक और सवाल करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस सवाल के अंदर हमने कहा कि a 10 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 10 kg गन विद स्पीड ऑफ दिस मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, रिकॉइल ऑफ द गन की स्पीड कितनी होगी, जरा देखिएगा। मास m1 मेरे पास किसके बराबर है, मास ऑफ द बुलेट के बराबर है, विच इज 100 ग्राम। अब मेरे पास ये तो 100 ग्राम आ गया, सही है। अब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी तो बुलेट, चूंकि बुलेट अपनी जगह पे रुकी हुई है तो इसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। फाइनल स्पीड ऑफ द बुलेट, जब स्पीड से बुलेट गई तो उसकी रफ्तार कितनी थी, 100 मीटर पर सेकंड के बराबर थी। ये अब मैं गन की बात कर रहा हूँ, मास ऑफ द गन मेरे पास 10 के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन 0 ही है, बट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन मुझे निकालनी है जो कि उसकी रिकॉइलिंग स्पीड है। मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, विच इज m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब याद रखिएगा, हमें ना यूजुअली स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल पुट करते हैं, यहाँ पे ना v नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए u1 u2, और यहाँ पे u नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आएगा v1 और यहाँ पे आएगा v2, करेक्ट। अब जब देखिएगा इनिशियली तो दोनों रेस्ट में था ना, बुलेट का वजन भी रुका हुआ था, गन का वजन भी रुका हुआ था, तो इसकी वजह से ये दोनों रेस्ट में आ गए। अब जरा देखिएगा यहाँ पे है मेरे पास 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को जब मैं केजी के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 ग्राम को जब मैं केजी में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.1 kg, राइट। अब हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं मेरे बच्चे, तो एसआई सिस्टम के अंदर मास को हम ग्राम में नहीं लेते, किलोग्राम में लेते। इसकी वजह से 100 मेरे पास जो बुलेट थी वो एक बुलेट कितने की थी भाई साहब, 100 ग्राम की एक बुलेट थी। 100 ग्राम बुलेट फायर 10 kg गन विद द स्पीड ऑफ दिस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिकॉल ऑफ द गन। तो इसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे 0.1 kg आया एक बुलेट का मास इन किलोग्राम के अंदर। इसी वजह से जरा देखिएगा मैं यहाँ पे 0.1 इस्तेमाल कर रहा हूँ मास ऑफ द बुलेट की जगह। अब जब बुलेट निकली इम्पैक्ट होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 100, तो इसकी वजह से 0.1 मल्टीप्लाई में 100 और वेलोसिटी ऑफ गन मुझे नहीं पता ये तो निकालनी है, बट उसकी जो वेलोसिटी थी जो उसका मास था गन का वो था 10 के बराबर। तो जब मैं इस पूरी चीज को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द गन आ जाएगी विच इज -1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब माइनस क्या आपको इस केस के अंदर बताते हैं बेटा, इट्स रिकॉइलिंग ऑफ द गन, यानी गन पीछे की तरफ आएगी, राइट।
अब बाकी के जो दो न्यूमेरिकल्स हैं ना, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।